शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में बच्चों आपका स्वागत है। मैं सुमन आर्य, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज बड़ौदा हिंदवान हापुड़ से। बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान भाग 1 के विजुरेखीय पथ पर गति का अध्ययन करेंगे। विजुरेखीय पथ पर गति का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि निर्देश फ्रेम क्या है। निर्देश फ्रेम मीन्स एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक ऐसा निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति और उसकी गति का निर्धारण किया जाता है, उसे हम निर्देश फ्रेम कहते हैं। एक ऐसा निकाय जिसके सापेक्ष वस्तु की गति एवं उसकी स्थिति का निर्धारण किया जाता है, उसे हम निर्देश फ्रेम कहते हैं। अब आता है गति। गति कितने प्रकार की होती है? एक विमीय गति, एक विमीय गति। एक विमीय गति ये हमारा निर्देश फ्रेम है। x, y, z और ये क्या है? पोजीशन। एक विमीय गति। एक विमीय गति मीन्स एक ऐसी गति जो किसी एक अक्ष के अनुदिश हो, किसी भी एक x अक्ष के अनुदिश हो या y अक्ष के अनुदिश हो या z अक्ष के अनुदिश हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक विमीय गति। एक विमीय गति यह गति है कि किसी सरल रेखा के अनुदिश हो और जो सरल रेखा x, y या z अक्ष के समांतर हो, बाकी दो अक्ष क्या है? स्थिर रहेंगे। माना अगर गति इस अक्ष के अनुदिश है तो y और z क्या है? स्थिर रहेंगे। ये कहलाती है एक विमीय गति। नंबर 2, द्विविमीय गति। द्विविमीय गति क्या है? द्विविमीय गति एक ऐसी गति है जो किसी भी समतल x, y या y, z या z, x में हो, परंतु x, y या z के समांतर ना हो। द्विविमीय गति किसी भी कण की गति और स्थिति को निर्धारण करने के लिए हमें एक समतल तल की आवश्यकता होती है। क्या होगा? x, y, y, z या z, x। तो इसको हम क्या कहते हैं? द्विविमीय गति। द्विविमीय गति। नंबर 3 है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति क्या होगी? त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति एक ऐसी गति है जो ना तो किसी समतल में होगी, ना ही किसी निर्देशांक अक्ष के समांतर होगी। उसको हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय गति। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया एक विमीय गति। एक विमीय गति को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे रेलगाड़ी पटरी पर चलती है तो उसकी गति क्या है? एक विमीय होगी। वो किसी एक अक्ष के अनुदिश होगी, बाकी दो क्या है? अक्ष स्थिर रहेंगे। द्विविमीय गति। द्विविमीय गति में क्या होगा कि हमें एक समतल लेना है x, y, y, z या z, x। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? प्रक्षेप्य गति या प्रत्युत्पत्ति। त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति जैसे किसी भी बर्तन में बंद गैस के अणु वो x अक्ष के अलग भी चल सकते हैं, y के भी और z एक्सिस के अलग भी। तो इसको हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय गति। दूरी तथा विस्थापन।
दूरी तथा विस्थापन क्या है? जैसे हमने ये एक चित्र में प्रदर्शित किया हुआ है। O यहाँ पर मूल बिंदु है और x एक्सिस के अलॉन्ग राइट साइड में 20, 40, 60, 80 एंड 100 डिस्टेंस दी हुई है और लेफ्ट में -20, -40, -60, -80, -100। मान लीजिए कोई कण यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, O से P तक जाता है। माना किसी कण की समय t बराबर 0 पर स्थिति मूल बिंदु O पर है। यहाँ पर ये कोई x कण है, ये एक कण है जिसकी स्थिति क्या है? समय t बराबर 0 पर मूल बिंदु है। यह कण O से बिंदु P तक जाने में 80 मीटर दूरी तय करता है। फिर P से Q तक आने में में 20 मीटर दूरी तय करता है। देखिए समय t बराबर 0 पर कण की स्थिति कहाँ थी? मूल बिंदु पर थी। मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में चला, ये इधर x एक्सिस के अलॉन्ग मीटर में हमने शो किया हुआ है। 20 के डिफरेंस पर हमारे ये पॉइंट्स हैं। स्टार्टिंग में कहाँ से गया? O से P तक गया, 80 चला, फिर P से Q तक आया, तो कुल दूरी कण द्वारा चली गई कुल दूरी बराबर 80 + 20 = 100। अब ये दूरी है, कण यहाँ से O से चला, P तक गया, P से चला, Q तक गया, दूरी है। यहाँ पर दिशा का निर्धारण नहीं हो रहा है, तो कण ने कुल दूरी चली 100 मीटर। जबकि विस्थापन की स्थिति में ऐसा नहीं होता, क्योंकि दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो कण द्वारा चली गई दूरी हमारी आई 100 मीटर। विस्थापन में क्या होता है कि किसी भी कण का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का निर्धारण किया जाता है, जबकि दूरी में ऐसा नहीं होता। अगर हम इसी केस में इसका विस्थापन अगर निकाले होते, तो यहाँ पर ये जो हमारा 100 आया है, ये केवल 60 होता, क्योंकि कण का जो प्रारंभिक बिंदु यहाँ से स्टार्ट हुआ था P, और P से क्या आया? Q, तो यहाँ पर ये माइनस चला, बाईं तरफ चला, जो ऋणात्मक दिशा में चला, तो विस्थापन हमारा केवल 60 होता है। तो कहना क्या है कि विस्थापन का जो संबंध होता है वस्तु की गति के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से होता है, जबकि दूरी के केस में नहीं होता। दूरी क्योंकि अदिश राशि है, विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी सदैव एक अशून्य संख्या होती है, जबकि जो विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होगा या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि दूरी बटे विस्थापन इज ग्रेटर देन इक्वल 1।
तो अब देखिए, हम ये देखते हैं चाल एवं वेग। चाल किसे कहते हैं? यदि कोई गाड़ी मान लीजिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो हमें केवल उसकी चाल पता है कि वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल रही है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमें ये नहीं पता चलता कि उस गाड़ी की स्थिति या डायरेक्शन क्या है। माना किसी गाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा से केवल हमें यह बोध होता है कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। हमें इस गाड़ी की स्थिति और डायरेक्शन का कोई पता नहीं चलता है। तो क्योंकि चाल क्या है? अदिश राशि है, और अदिश राशि के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण ही होता है। तो चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को हम प्रदर्शित करते हैं v से, दूरी को प्रदर्शित करते हैं s से, और समय को t से। चाल का मात्रक क्या होगा? चाल का मात्रक जगह मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर पर आवर। अब है वेग। वेग क्या है कि किसी भी वस्तु की चाल के परिमाण के साथ साथ हमें दिशा का भी बोध होना चाहिए। अगर हम यही कह दें कि ये गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर दिशा में चल रही है, तभी इसका क्या कहलाएगा? वेग। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है? दिशा का बोध हो रहा है। तो जो वेग होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल। वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। विस्थापन जैसा हमने पहले बताया था कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसका विस्थापन निकाल सकते हैं। और समय अंतराल, तो ये क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। बच्चों, स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ क्या है कि सामान्यतः गतिशील वस्तुओं का जो अध्ययन है समीकरण बनाकर या उनके तथ्यों से सारणीबद्ध करके किया जाता है, जो बहुत ही जटिल हो जाता है। यदि इनकी गति को हम ग्राफ बनाकर करें तो वो बहुत ही सुविधाजनक होता है। जैसे मैंने यहाँ लिया है कार, 2 कार ली हैं जिनकी विभिन्न समय पर तय की गई दूरियां दी गई हैं। समय लिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सेकंड्स में है। कार 1 के द्वारा चली गई दूरी 23, 42, 59, 70, 80। इसी तरीके से कार 2 के द्वारा चली गई दूरी 18, 36, 54, 72 और 90। इनमें अगर हम समय ग्राफ, इनकी स्थिति किस टाइम क्या है, अगर हम खींचें तो देखिए क्या होगा। एक्स एक्सिस पर हम समय ले रहे हैं, ये क्या है? आपका मूल बिंदु है, और मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं 0, 0, यहाँ 1, 2, 3, 4 एंड 5। वाई एक्सिस पर हमने कार के द्वारा चली गई दूरी, विस्थापन, दूरी या विस्थापन लिया है। तो इसको भी हम एक समान समय अंतराल की तरह हम लेंगे कि जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब हमें क्या करना है
कि सबसे पहले हम कार 1 के द्वारा उसकी विस्थापन और समय में ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले हम देखें समय 0 पर कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, 0 है। तो कार यहीं पर रही। फिर 1 सेकंड पर कार ने कितनी दूरी तय की है, 23। 1 सेकंड कहाँ है ये, और यहाँ हम देखेंगे तो 23, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, ये 23 यहाँ पर चली गई है 23 मीटर। 2 सेकंड पर 42, तो 2 से हम ऊपर चलेंगे और ये क्या है, 42। 3 सेकंड पर 59 मीटर, 3 पर हम चलेंगे और वो क्या है, 59 मीटर। 4 सेकंड पर 70, 4 पर हमारा है 70 और 5 पर हमारा क्या है, 80। फिर कार 1 की स्थिति है। इसी तरीके से हम कार 2 का देखेंगे। तो कार 2 का क्या है, 0 सेकंड पर उसकी स्थिति 0 ही है, और 1 सेकंड पर 18, 1 सेकंड पर 18, तो उसकी स्थिति ये होगी। 2 पर 36 है, तो 2 पर देखिए 36। 3 पर 54, 4 पर 72, और 5 पर क्या है, 90। सबसे पहले हम कार 1 के जो डॉट्स हैं उनको मिलाएंगे। और ये क्या है, हमारे कार नंबर 2 के डॉट्स हैं। तो ये क्या है, हमारा विभिन्न समय अंतराल पर कार 1 और कार 2 के द्वारा चली गई दूरी में स्थिति और समय ग्राफ है। एक समान त्वरित गति के समीकरण। एक समान त्वरित गति के समीकरण क्या है कि यदि किसी कण का त्वरण समय के साथ बदल रहा हो तो कण की गति बहुत ही जटिल गति होती है और ऐसी गति का विश्लेषण करना काफी कठिन होता है। देखिए, सर आइजैक न्यूटन ने गति के अध्ययन करने के लिए 3 समीकरण दिए। सबसे पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर u क्या है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग, v वस्तु का अंतिम वेग, s वस्तु द्वारा चली गई दूरी, a एक समान त्वरण और t क्या है, समय। न्यूटन के 3 समीकरण हैं। v बराबर u प्लस ए टी,
s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जिनका हम अवकलन विधि से प्रूफ करेंगे, इनको हम निकालेंगे कि कैसे ये समीकरण हमारी आती है। कलन विधि से समीकरण का सत्य। सबसे पहले हम त्वरण की परिभाषा देखेंगे कि त्वरण की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो a बराबर dv अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो dv इज इक्वल टू a dt। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इक्वल टू 0 to t a dt। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट मीन्स वस्तु का प्रारंभिक वेग u था और अंतिम वेग क्या है? v। समय t बराबर 0 पर जो इसका प्रारंभिक पॉइंट था, समय t 0 था और s दूरी चलने के बाद क्या हो गया? t। जब हम इनका समाकलन करेंगे तो v u v इक्वल टू a और dt का होगा t 0 to t। यहाँ ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट कर देंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 0 and v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब हम v का u का क्या है पक्षांतर कर लें तो v बराबर u प्लस ए टी। यही क्या है? प्रथम समीकरण है। यही गति का प्रथम समीकरण है। तो देखो ये है गति का द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण के लिए हम क्या करेंगे कि वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, v बराबर ds बाय dt। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ds इज इक्वल टू v dt। परंतु गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी। तो ds बराबर u प्लस ए टी इंटू डी टी एंड ds इज इक्वल टू u डी टी प्लस ए टी डी टी। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर 0 to s ds इक्वल टू 0 to t dt प्लस a 0 to t dt। तो ds यहाँ इसका समाकलन s 0 to s इक्वल टू t 0 to t प्लस a और t स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to t। अब हम क्या करेंगे? ये लिमिट रखेंगे s माइनस
माइनस 0 इज इक्वल टू t माइनस 0 इक्वल प्लस a बाई 2 t स्क्वायर माइनस 0 s is equal to ut plus half a t स्क्वायर। यही क्या है हमारा गति का द्वितीय समीकरण है। बच्चों अब है तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण गति का तृतीय समीकरण जैसे पीछे देखा था कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो a इज इक्वल टू जो त्वरण होता है dv बाई dt। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंश और हर में dv बाई dt इंटू ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो dv बाई ds इंटू ds बाई dt। ds बाई dt ये क्या होगा v एंड a इज इक्वल टू v dv अपॉन ds। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, v dv इज इक्वल टू a ds। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर u टू v dv इज इक्वल टू 0 to s ds। v का जब समाकलन करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 लिमिट u टू v इक्वल टू a s 0 to s। v स्क्वायर बाई 2 1 बाई 2 बाहर निकाल लेंगे, अपर लिमिट रखेंगे v स्क्वायर, लोअर लिमिट u स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू s माइनस 0। देन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू as, तो v स्क्वायर माइनस u इज इक्वल टू as, then v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है हमारा गति का तृतीय समीकरण है। तो बच्चों अब हमने आपको गति के तीनों समीकरण बता दिए हैं। फर्स्ट समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as।